हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइज आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस, जिसका चैप्टर नंबर है आपका 7। ठीक है, बुक आपकी फर्स्ट है और पार्ट का नाम है संघवाद। तो ये अभी हम पार्ट 1 बना रहे हैं, हम इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे बहुत जल्दी। तो चैनल पे बने रहिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन हिट कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके इजीली। साथ ही साथ आपके जो क्लासमेट्स हैं, आपके जो फ्रेंड सर्कल में है, आपके जो फैमिली रिलेटिव में है, अगर वो भी 11th क्लास में है तो आप उसको भी ये वाली वीडियो भेज सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि क्रैश कोर्स के माध्यम से जो सीबीएसई का सिलेबस है वो मैं यहाँ पर पूरा आपको करवा रहा हूँ फ्री में। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर नोट्स वगैरह समझाए गए हैं। साथ ही साथ इससे पहले और भी वीडियोस हमने अपलोड की है, आप प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग सारी वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस इत्यादि, सोशोलॉजी, सभी चीजों के यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। बहुत जल्दी हम टेलीग्राम पर एक चैनल बना देंगे अपना, और वहां से आपको इजिली सभी चैप्टर्स के नोट्स मिल जाएंगे। ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस पे चाहे तो व्हाट्सअप या फिर आप कॉल कर जो भी जानकारी लेनी हो आपको, आप उसके अकॉर्डिंग जानकारी ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, तो देखिए इसमें महत्वपूर्ण जानकारी में सबसे पहले हम संघवाद को समझते हैं कि संघवाद है क्या। क्योंकि अगर आपको संघवाद का मतलब ही नहीं पता रहेगा तो आप शायद कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहेंगे पूरे चैप्टर में। तो आइए सबसे पहले संघवाद को जानते हैं। तो देखिए, संघवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच किया जाता है। मतलब संघवाद का अर्थ होता है कि ना, जो शक्तियों का बंटवारा किसके किसके बीच, केंद्र के बीच और राज्यों के बीच। जैसे आप भारत को जानते हैं, भारत में एक केंद्र सरकार होती है और राज्य सरकार होती है। तो जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है वो केंद्र सरकार होती है, और जो थोड़ी सी कम शक्तिशाली होती है वो राज्य सरकार। जैसा कि अगर मैं बात करूं यूपी की, तो आपने देखा हुआ नरेंद्र मोदी जी हैं, वो केंद्र सरकार के अंडर आते हैं। ठीक है, वो मतलब कि केंद्र सरकार एक तरीके से प्रधानमंत्री हैं, तो उनके अंडर आता है केंद्र सरकार पूरा। ठीक है, अभी और अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में भी कौन है, यूपी में अभी हैं योगी जी। ठीक है, आदित्यनाथ योगी। ठीक है, योगी आदित्यनाथ। तो वो क्या है, वो अभी राज्य के क्या है, मुख्यमंत्री है। तो केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा होता है ना, उसे ही क्या कहा जाता है, संघवाद कहा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे देखिए, बता रखा है दूसरा पॉइंट, दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। देखिए, अब राज्य पुनर्गठन आयोग क्या होता है, इसका कार्य होता है किसी भी जो अलग अलग स्टेट बनते हैं उनको भाषा के आधार पर, जाति, धर्म वगैरह, ठीक है, धर्म धार्मिक के आधार पर अलग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा अभी एक नया राज्य बना जिसका नाम है तेलंगाना। ठीक है, क्यों बना, क्योंकि वहां कहीं ना कहीं मांग चली थी। ठीक है, भाषा के आधार पर मांग। और अभी तक जितने भी आपके स्टेट बने हैं, चाहे देखिए अगर आप बिहार को ले लीजिए तो पहले बिहार में छत्तीसगढ़, ठीक है, और आपका झारखंड, ये दोनों बिहार में आते थे। लेकिन भाषा के आधार पर इन्होंने एक अलग राज्य की डिमांड रखी, मांग रखी, जिसके कारण क्या हुआ कि सरकार को इनकी मांगों को पूरा करना पड़ा। और राज्य पुनर्गठन आयोग यही कार्य करता है किसी भी स्टेट को जब अलग किया जाता है भाषा के आधार पर। ठीक है, इसका निर्माण पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो आपको लिखना है 1953। ठीक है, कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट है 2019 में धारा 370 जम्मू और कश्मीर से हटा दिया गया। देखिए, पहले जम्मू और कश्मीर में क्या लगा हुआ था, 370 धारा। ठीक है, अब उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, पहले क्या होता था, वहां पर कोई जमीन नहीं ले सकता, विवाह नहीं कर सकता, मतलब बहुत सारी मतलब कि कह सकते हो प्रतिबंध थे। लेकिन अब सारे प्रतिबंध खुल गए हैं। और जो जम्मू कश्मीर था पहले एक स्टेट हुआ करता था, लेकिन अब वो क्या हो गया है, अब वो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया। एक का नाम रख दिया गया लद्दाख और दूसरे का जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो इजिली आप इसको याद कर लीजिए ताकि अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पेपर में तो आप इजिली उसको अटेम्प्ट कर सकें। आगे देखिए, बता रखा है संघात्मक व्यवस्था के लक्षण। आपका ये 6 मार्क्स का भी आ सकता है, 4 का भी आ सकता है, 2 का भी आ सकता है। तो प्रिपेयर अभी से कर लीजिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम
ना हो। हालांकि मैं ये करवाऊंगा, ठीक है, इसका जब पार्ट सेकंड लेकर आएंगे हम, तो ये आपको मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन अभी से हम थोड़ा सा माइंडसेट अच्छा बना के चलेंगे तो कहीं ना कहीं चीजें सारी अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए संघात्मक व्यवस्था के लक्षण, क्या लक्षण होते हैं? पहला, कहीं पर भी संघात्मक व्यवस्था होगी ना तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ पर संघात्मक शासन है। कैसे? कि संविधान लिखित होगा, क्या होगा? लिखित संविधान होगा वहां पर, मतलब कि संविधान का लिखित रूप हमें देखने को मिलेगा। दूसरा, संविधान की सर्वोच्चता, मतलब कि वहां पर संविधान ही सर्वोच्च होगा, मतलब कि संविधान में जो लिखा हुआ है ना वही माना जाएगा, बाकी किसी की नहीं सुनी जाएगी, ठीक है। तीसरा दिखा रखा है कठोर संविधान होगा। संविधान कैसा होगा? कठोर, आसानी से उसमें परिवर्तन नहीं हो पाएगा। जैसे कि आप भारत को देख लो, भारत में क्या है, लचीला भी है और कठोर भी है, ठीक है, कई चीजों पर आसानी से संशोधन नहीं होता, तो भारत भी संघात्मक शासन व्यवस्था में आता है। आगे दिखा रखा है शक्तियों का विभाजन, मतलब शक्तियों का बंटवारा होगा। किस तरीके से? राज्य में अलग होगा शक्तियों का बंटवारा, केंद्र में अलग होगा, ठीक है, और भी निचले स्तर पर अलग अलग तरीके से होगा, ठीक है। आगे स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। जो न्यायपालिका होगी वो कैसी होगी? स्वतंत्र होगी। अच्छा, मैं आपसे अगर बात करूं सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं, तो आपको तीनों बताने हैं। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा आपका न्यायपालिका। तो न्यायपालिका कैसी होती है? स्वतंत्र होती है, ठीक है, संघात्मक शासन में। दिखा रखा है द्विसदनीय विधानमंडल होता है। क्या होता है? द्विसदनीय विधानमंडल होता है। तो कहने का मतलब है अगर आपके पेपर में 6 मार्क्स का आएगा तो आपको 6 पॉइंट्स लिखने हैं, साथ ही साथ आपको एक निष्कर्ष ऐड करना है। और बच्चों आपको मैं बता दूं कि आप ना कोई सा भी पेपर दें, चाहे वो जियोग्राफी का हो सकता है, हिस्ट्री का हो सकता है, पॉलिटिकल का हो सकता है, इकोनॉमिक्स का हो सकता है, या फिर होम साइंस हो सकता है, ठीक है, कोई सा भी हो, उसमें ना आप निष्कर्ष ऐड करिए। निष्कर्ष से फायदा क्या होता है कि ये पता लगता है कि बच्चे को कितना सीखा है बच्चे ने, क्योंकि निष्कर्ष तभी निकाल सकता है कोई बच्चा जब उसने कुछ पढ़ा हो, सीखा हो अच्छी तरीके से, वही बच्चा निष्कर्ष लिखता है। तो टीचर ना एक अपने माइंड सेट बना के रखते हैं कि जो बच्चा निष्कर्ष लिखता है वो मतलब पढ़ा लिखा बच्चा। तो आप एक काम करिए कि ना निष्कर्ष लिखना सीखिए, बाकी तो मैं आपको बताऊंगा बीच बीच में कि निष्कर्ष को लिखा कैसे जाता है, ठीक है। आगे देखिए बता रखा है भारत में वर्तमान के समय 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कितने राज्य हैं अभी? अभी हैं 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले कितने थे? पहले 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। 29वां राज्य कौन सा था? जम्मू कश्मीर। उसको वो खुद में एक केंद्र शासित प्रदेश था पहले, ठीक है, लेकिन जब वो टूटा तो उससे 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, एक आपका बना लद्दाख और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए बता रखा है भारत में 3 स्तर की सरकार है, ठीक है। भारत में कैसी कैसी सरकार है? 3 स्तरीय। केंद्र स्तर, ठीक है, केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। जैसे आपने सुना होगा कि एक केंद्र सबसे बड़े जो प्रधानमंत्री, ठीक है, एक फिर आपके होते हैं राज्य सरकार मुख्यमंत्री, और फिर आपके एमएलए वगैरह, ठीक है। ये सारे कहीं ना कहीं जो लोकल गवर्नमेंट होता है उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, यानी कि जो 8वां चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे स्थानीय स्तर के जो शासन होता है उसमें, ठीक है, निगम पार्षद वगैरह, ये सभी चीजों के बारे में हम जानकारी लेंगे, ठीक है। आगे देखिए बता रखा है संघ सूची। देखो जो संघ सूची है उसमें 100 विषय हैं, कितने? 100। मतलब जो संघ सूची है उसमें सिर्फ कौन बनाएगा? केंद्र सरकार ही, मतलब कि उसमें क्या नाम है, नियम बना पाएगी, ठीक है। उसमें कुछ भी परिवर्तन करना होगा, कुछ भी कार्य करने होंगे तो सिर्फ केंद्र सरकार ही करेगी संघ सूची में, ठीक है। राज्य सूची में 61 विषय हैं जिसमें सिर्फ राज्य को हक है, ठीक है, किसको हक है? सिर्फ राज्य को अधिकार है उसमें कुछ भी कार्य करने का। नेक्स्ट दिखा रखा है समवर्ती सूची। इसमें 52 विषय हैं जिन पर मतलब कि संघ सूची भी कार्य कर सकती है, मतलब कि केंद्र सरकार भी कार्य कर सकती है और राज्य सरकार भी कर सकती है, मतलब इसमें दोनों ही कार्य कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में अलग अलग कार्य करेंगे। इसमें केंद्र सरकार करेगी और इसमें राज्य सरकार करेगी, ठीक है। आगे देखिए दिखा रखा है, बता रखा है संघीय देशों में दोहरी नागरिकता होती है लेकिन भारत में इकहरी नागरिकता है। देखिए जो संघीय व्यवस्था होती है ना, ज्यादातर देशों में देखा गया है कि उसमें कौन सी नागरिकता होती है? दोहरी नागरिकता होती है। लेकिन भारत भी एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, लेकिन यहाँ पर कौन सी नागरिकता है? यहाँ पर इकहरी नागरिकता है। मतलब आपने देखा होगा आप चाहे बिहार से हो, चाहे यूपी से, चाहे मध्य प्रदेश से, लेकिन आप भारतीय हैं। क्या है? भारतीय। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में अलग अलग स्टेट के अनुसार जो व्यक्ति होता है उसको अलग अलग जो भी बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जो भी फैसिलिटीज दी जाती हैं सरकार से, वो अलग अलग तौर पे वहां पर मिलती है, ठीक है। वो पूरे यूएसए का तो नागरिक होगा, साथ ही साथ एक पर्टिकुलर जिस स्टेट से वो आता है उसका भी वो नागरिक कहलाएगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है, चाहे किसी भी स्टेट से हो, लेकिन हम सब क्या है, एक भारतीय है, ठीक है।
आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। जो अभी मैंने इससे पहले आपको करवाया, मतलब महत्वपूर्ण जानकारी, वो कहीं ना कहीं एक एक दो दो नंबर में आपके पेपर में आती है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं हर वीडियो में वो चीज करवाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो पेपर में कहीं ना कहीं आपसे पूछे जाएंगे और उनका आंसर आपको देना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपको नंबर अच्छे लाने हैं। ठीक है, तो जिस भी बच्चे को अच्छे नंबर गेन करना है, तो वीडियो को सबसे पहले तो पूरा देखिए। ठीक है, और अगर नीड पड़े तो फिर आप दोबारा भी इसको देख सकते हैं। ये मेरा नंबर है, ठीक है, 8178988103। आप इस पे किसी भी तरीके का आपको डाउट हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ नेक्स्ट ईयर तक हम चाहेंगे कि हम डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाएं। जस्ट आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, आप लोग जहाँ से अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिखा रखा है, पहला क्वेश्चन है, संघवाद किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहीं से कहीं ना कहीं जो पूरा चैप्टर है उसको हमें अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आंसर देखिए, संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच होता है। मतलब कि अगर संघवाद का हम बहुत कम शब्दों में अर्थ जानने की कोशिश करें, तो इसका मतलब है शक्तियों का विभाजन किसमें किसमें, एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का जो बंटवारा होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? संघवाद कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करता है। मतलब संघवाद जो होता है क्या करता है? संवैधानिक तौर पर, मतलब संविधान में शक्तियां लिखी हुई हैं, उसके आधार पर क्या करता है? साझा करता है, बांटता है एक दूसरे को। ठीक है, कि केंद्र सरकार की ये शक्तियां हैं और राज्य सरकार की ये शक्तियां हैं। ठीक है, आगे दिखा रखा है, क्योंकि इसमें स्वशासन तथा साझा शासन की व्यवस्था होती है। स्वयं शासन मतलब कि स्वयं का शासन, और साझा मतलब कि बांट के शासन करना। ठीक है, ये यहाँ पर दे रखा है, तो बहुत इजी है। 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो आप इजीली इसको लिख सकते हैं, आपको पूरे के पूरे नंबर अच्छी तरीके से मिलेंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे दिखा रखा है, सरकारिया आयोग क्या है? तो देखिए यहाँ पर बता रखा है, सरकारिया आयोग पेपर में आ गया था लास्ट टाइम ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, ताकि कहीं ना कहीं आप इजीली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। देखिए बता रखा है, केंद्र ने राज्य संबंधों से जुड़े मसलों की जांच पड़ताल के लिए 1983 में एक आयोग का गठन किया, जिसे सरकारिया आयोग कहा गया। देखिए क्या बताया गया, एकदम बहुत सिंपल है। सरकारी आयोग का मतलब है कि ना, राज्यों के संबंध जुड़े मसले, जैसे जो राज्य में मसले होते हैं ना, उनके उनके संबंध में, मतलब कि जांच पड़ताल करने के लिए 1983 में क्या किया गया? एक संगठन बनाया गया, एक आयोग बनाया गया, जिसका नाम था सरकारिया आयोग। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन चैप्टर का मुझे ऐसा लग रहा है यही है, क्योंकि किसके लिए बनाया गया था भाई सरकारी आयोग? राज्यों के लिए बनाया गया था। वहां पर कुछ ऐसे मसले हैं जिनकी जांच पड़ताल हो सके, उसी के लिए 1983 में क्या बनाया गया? एक आयोग बनाया गया, जिसका नाम था सरकारिया आयोग। बस खत्म। ठीक है, बहुत इजी इजी, मतलब लैंग्वेज भी बहुत इजी लिखी गई है, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके। और मैं तो कहूँगा कि आप एक बार इसको कॉपी में जरूर लिखें। ठीक है, ताकि कहीं ना कहीं आप इजीली इन चीजों को समझ सकें। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखिए बताया गया कि जो सरकारी आयोग कहा गया, ठीक है, यही बताया गया यहाँ पर। क्वेश्चन तीसरा है, संघवाद से भारत की विविधता में एकता किस प्रकार सहायक हुई है? मतलब जो संघवाद है उसने किस तरीके से, जो भारत में विविधता है, आपने देखा होगा अलग अलग स्टेट हैं और उनमें अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जाति हैं, तो संघवाद ने यहाँ पर किस तरीके से एकता को सहायक किया है, एकता बनाई है? चलिए देखते हैं। आंसर दिखा रखा है, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है थोड़ा सा घुमा के, लेकिन आपको बस ये याद रखना पूछा क्या गया है। ठीक है, अगर एकता पूछ लेना, विविधता में एकता, तो चाहे क्वेश्चन कुछ भी दे रखा हो, आपको लिखना यही है। ठीक है, देखिए संघवाद ने भारत की विविधता में एकता को बढ़ावा दिया। जो संघवाद है उसने क्या करा है? जो भारत की विविधता है, भारत में इतनी जाति है, इतनी भाषाएं, इतने धर्म है, उसको क्या करा है? उसको एक करने की कोशिश की, बढ़ावा दिया है, क्योंकि इसने केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किया। इसने क्या करा है? शक्तियों का बंटवारा करा है, किसके किसके बीच? केंद्र और राज्यों के बीच। ठीक है, जिससे राज्यों को अपनी विशिष्ट पहचान और जरूरतों के अनुसार नीतियां बनाने और लागू करने की स्वतंत्रता मिली है। जिससे हुआ क्या है कि राज्य सरकार भी कुछ ऐसे डिसीजन खुद ले पाती है, जिससे उस राज्य का विकास हो सके। ठीक है, तो संघवाद क्या कर रहा है? संघवाद एक तरीके से एकता को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, कैसे दे रहा है? शक्तियों को बांट के। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अनुच्छेद 1 क्या दर्शाता है? ठीक है, ये मेरा फोन नंबर है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, पीडीएफ इत्यादि वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल करके जो भी आपके डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। साथ ही साथ व्हाट्सअप करके भी इस नंबर पर आप मुझसे चीजें पूछ सकते हैं।
फोन नंबर है 8178988103। ठीक है, ये मेरा फोन नंबर है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 1 क्या दर्शाता है। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 1 भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। मतलब ये क्या घोषित करता है कि भारत प्रभुत्व संपन्न है, मतलब कि खुद का ही भारत पे शासन है। ठीक है, आगे समाजवादी है, कैसा है जो समाजवादी मतलब सारे चीजें सरकार के अंडर होती है। ठीक है, समाज का भला करने की सोचते हैं यहाँ पर। धर्मनिरपेक्ष मतलब कि भारत का कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसको भारत मानता हो। लोकतांत्रिक गणराज्य मतलब यहाँ पर लोकतंत्र है। ठीक है, क्या है, लोकतंत्र है। यह अनुच्छेद भारत की एकता अखंडता और सार्वभौमिकता को दर्शाता है। ये किस चीज को दर्शाता है भाई, ये एकता को दर्शाता है, अखंडता को और सार्वभौमिकता को दर्शाता है। ठीक है, इजी है बहुत ज्यादा। आप पेपर में क्वेश्चन आ सकता है अनुच्छेद 1 क्या दर्शाता है या फिर अनुच्छेद 356 वाला। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिए। अगर दो दो मार्क्स के आते हैं तो ठीक है, अगर एक एक मार्क्स का आता है तो भी आप इजीली इनको लिख पाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सरकारिया आयोग के मुख्य प्रावधान क्या रखा गया। जो सरकारिया आयोग है उसके मुख्य प्रावधान क्या रखे गए हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं पेपर में ही आने के चांसेस हैं इसके। ठीक है, तो देखिए आंसर दिखा रखा है, सरकारिया आयोग के मुख्य प्रावधान ये थे कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को अधिक संतुलित और सहयोगपूर्ण बनाया जाए। मतलब इसका मुख्य प्रावधान क्या था कि जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है इन दोनों में क्या हो सके, मतलब आपसी तालमेल ज्यादा हो सके। ठीक है, सहयोग करे एक दूसरे को। ये नहीं कि अगर केंद्र सरकार ने कोई नियम बनाए तो राज्य सरकार उसको अपनाने से मना कर दे, ऐसा नहीं। कुछ ऐसी बातें जिसपे अगर मनाई भी हो तो इस तरीके से नहीं करे कि डायरेक्ट मना कर दे। हाँ, उसको थोड़ा सा अपनी तरीके से बोल के कि ये चीजें हमारे राज्य में जरूरत है तो आप हमें ये पहले प्रोवाइड करवाइए, ये बाद में। तो ये एक कन्विंस किया जा सकता है, संतुलन बनाए रख सकते हैं। लेकिन अगर वो डायरेक्ट मना कर देंगे कि हमें नहीं चाहिए, हम नहीं मानेंगे इसको, तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा, उससे लड़ाई होगी। ठीक है, तो क्या होगा कि एकता में दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, सहयोगपूर्ण मतलब कि एक दूसरे को सहयोग करे और संतुलित मतलब कि ऐसा नियम बनाए कि जो राज्य सरकार है उसको भी कोई दिक्कत ना हो, जो केंद्र सरकार है उसको भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आगे आयोग ने सुझाव दिया कि संविधान के संघीय ढांचे को मजबूत करते हुए राज्यों को अधिक अधिकार और स्वायत्तता दी जाए ताकि केंद्र सरकार संबंध सौहार्दपूर्ण रहे। मतलब देखिए बता रखा है कि ये कब हो पाएगा, जब ये तभी हो पाएगा, प्रावधान क्या थे, ये तब हो पाएगा जब जो राज्य सरकार है उसको थोड़े से अधिकार एक्स्ट्रा दिए जाए ताकि वो कहीं ना कहीं जो अपने राज्य के लिए है अच्छे कार्य कर सके और स्वतंत्र होकर कोई भी निर्णय ले सके। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया ताकि उनके जो संबंध है वो आपस में क्या हो सके, आपस में और ज्यादा अच्छे हो सके, सौहार्दपूर्ण हो सके। ठीक है, आगे देखिए बता रखा है, एक हरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, एक हरी नागरिकता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके पेपर में आ सकता है तो अच्छे से पढ़ के जाइए ताकि कहीं ना कहीं इन क्वेश्चंस के आंसर आप इजीली कर सके। दो मार्क्स का आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो देखिए आंसर दिखा रखा है, किसी राज्य में व्यक्ति को केवल एक ही नागरिकता प्राप्त होती है। देखो हर किसी राज्य में व्यक्ति को कितनी नागरिकता प्राप्त होती है, आमतौर पर एक ही होती है। ठीक है, लेकिन संघात्मक सरकार वाले राज्यों में आमतौर पर दोहरी नागरिकता होती है। लेकिन जो हम कहते हैं, जो हम पढ़ते हैं संघात्मक जो शासन व्यवस्था होती है, सरकार होती है, उसमें कौन सी नागरिकता होती है, उसमें दोहरी नागरिकता होती है। ठीक है, पता रखा है, जैसे अमेरिका में व्यक्ति अमेरिका का नागरिक होने के साथ साथ उस राज्य का नागरिक भी होता है जहां का वह निवासी होता है। जो अमेरिका में क्या है, अमेरिका का तो व्यक्ति नागरिक है ही, लेकिन व्यक्ति उस राज्य का भी नागरिक होगा जहां पर वो बसा हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूं भारत की, तो देखिए हम वैसे अभी दिल्ली में हैं, ठीक है, लेकिन हम वैसे बिहार के भी हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं दिल्ली में रह रहा हूं तो मुझे दिल्ली की नागरिकता अलग मिले और फिर जो पूरा भारत है उसकी नागरिकता, मतलब कि मैं एक तो मैं ये हूं कि मैं दिल्ली का निवासी भी हूं और एक मैं ऐसा बोलूं कि मैं भारत का निवासी भी हूं, तो ये दोहरी नागरिकता हो जाएगी। लेकिन हमारे भारत में क्या है, हमारे भारत में जो जहां रह रहा था, चाहे वो व्यक्ति कहीं पर, चाहे वो यूपी में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे बेंगलोर में हो, कहीं पर भी हो, ठीक है, लेकिन वो कहाँ का नागरिक कहलाएगा, वो कहलाएगा भारतीय। क्या कहलाएगा, भारतीय। तो ये क्या है, एक हरी नागरिकता है। लेकिन दोहरी नागरिकता का मतलब जो अमेरिका में दी गई है। ठीक है, तो देखिए एक और क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स का आ जाता है पेपर में या फिर 6 मार्क्स का आता है, कंपलसरी ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अभी से 100% इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए कि जो आपका फाइनल टर्म होगा फरवरी से,
उसमें ये वाला जो क्या नाम है, ये वाला क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे परसेंट है, 100%। 6, 4 या 2 का आ सकता है, ठीक है। तो दिखा रखा है भारतीय संविधान की 4 संघात्मक विशेषताएं बताइए। जो भारतीय संविधान है उसकी 4 संघात्मक विशेषता आपको बतानी है, ठीक है। तो देखिए दिखा रखा है, ठीक है, दिखा रखा है भारतीय संविधान की 4 संघात्मक विशेषताएं निम्नलिखित है, ठीक है। अब आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं तो। आने वाले जो सेकंड पार्ट है वो मैं संडे को अपलोड करूंगा, ठीक है। तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगा, ठीक है, वीडियो अपलोड होने से पहले। तो आप लोग अभी से ही उस वीडियो को नोटिफाई करके रख लें, ठीक है। वेट करें उस वीडियो का और बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा देंगे। और इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो या तो 4 मार्क्स वाले होंगे या फिर 6 मार्क्स वाले। 5-6 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा जिनके चांसेस 100% होते हैं पेपर में आने के। और ये मेरा फोन नंबर है, कोई भी आपको डाउट हो तो आप इस पे फोन कर सकते हैं, 8178988103। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, ठीक है। तो आप जो भी आपको डाउट हो वो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। 5 सेकंड में हम 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं पेपर में मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने लास्ट टाइम जो करवाया था अपने फिजिकल क्लासेस में, मतलब कि नॉर्मल क्लास जो मैं पढ़ाता हूँ, तो ऑलमोस्ट बच्चे के अच्छे नंबर आए थे, ठीक है। तो आप भी अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं अगर आप इस चैनल के साथ बने रहेंगे। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट अच्छी तरीके से मिलेगा तो कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट ईयर रहेगा आपका 2026 से 27, जब हम आपको 12th करवाएंगे तो वो पूरा डिजिटल बोर्ड के माध्यम से ही हम करवाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वेट करिए पार्ट 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।